हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज वैसे क्वेश्चन को करते हैं जो काफ़ी चांस है आपके एग्ज़ाम में पूछने का। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 30 MCQ क्वेश्चन को करेंगे जो हाईली चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाईली चांसेस है कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कह रहे हैं तो कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिया जाता है कि आपका बोर्ड कैसे पेपर सेट कर रहा है, कैसा क्वेश्चन दे रहा है ना। उस सारे बेसिस पे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो वैसा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो निकाल के देख लीजिए। चलिए फटाफट करते हैं, जल्दी से देखते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है आज और आपका एग्जाम है, इसका मतलब जल्दी से फटाफट यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहिए। देखिए तो 156 क्या लिख सकते हैं, 2 से अगर भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8, है ना। चलिए देखिए 2 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 4, सॉरी 3 4 नहीं, सॉरी 3 9, फिर यहाँ पे 3 से देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है 96 तथा 404 का महत्तम समापवर्त 4 दिया है, 96 तथा 404 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि एलसीएम गुने एचसीएफ ये बराबर होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी एलसीएम यहाँ पे निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है 4, ये बराबर हो जाएगा 96 गुने 404 के। यानी यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 गुने 404 बट्टा में 4 से कट गया, ये आ गया 101, यानी 96 गुने 101 हो गया, है ना। और जब 101 को 96 से गुना करेंगे ये आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया। अब कह रहा है 12 15 21 का एलसीएम निकालिए, 12 15 21 का एलसीएम निकालने बोल रहा है। देखिए मेन मुद्दा यहाँ पे एलसीएम निकालना है, कैसे निकाल रहे हैं पूछा ही नहीं रहे। ठीक है, तो 12 15 21 को ऐसे लिखिए और जो एलसीएम निकालने का तरीका है निकालते रहिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये कोई किसी से नहीं जाने वाला है क्योंकि 5 और 7 यहाँ पे प्राइम ही आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60 और 60 इंटू 7, 7 से गुना करेंगे 60 को तो हो जाएगा 420, यानी यहाँ पे डी हो गया। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, विषम कह रहा है, विषम, तो विषम आपकी जब बात किया जा रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा बी। क्योंकि देखिए यहाँ पे आखिरी में 2 है और यहाँ पे 6 क्यू है, यानी यहाँ पे भी आपका इवन आएगा, मतलब सम संख्या आएगा और यहाँ पे भी सम संख्या है, तो 2 सम संख्या का सम संख्या ही होगा। ठीक है, 2 सम संख्या को जोड़ेंगे हम लोग तो वो सम संख्या ही आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं, मतलब यहाँ पे शून्यक निकालना है। देखिए 6 को वैसे तोड़िए कि ये वापस आ जाए आपका -5, तो देखिए टूट गया, -3 -2 में, -3 -2 में टूट गया। और इसी को क्या कीजिए, माइनस के साथ ले लीजिए, यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका शून्यक, यानी ये हो जाएगा जब माइनस से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस से गुना किया 2 हो जाएगा, मतलब 3 और 2 इसका हो जाएगा शून्यक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब a क्या होगा। देखिए बराबर है और विपरीत है, यानी x बराबर a है और एक x बराबर -a है। देखिए ध्यान से दीजिए, तो यहाँ से इसका जो बना x - a और x + a बना होगा, तब ना ये x बराबर a और x बराबर -a आया है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको गुना किए तो a - b और a + b को जैसे गुना किए तो यहाँ पे a² - b² हो जाएगा, यानी x² - a² वाला टाइम आएगा।
है ना, मतलब एक्स वाला इसमें कोई टर्म है ही नहीं, यानी ए के बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए के बराबर क्या है 0। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए क्या बताए थे बार बार कि जितना बार एक्स को कट करेगा उतना बार वहाँ पे शून्यक होगा, तो यहाँ पे 2 बार कट गया इसलिए इसके पास शून्यक 2 है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि समीकरण युग्म यहाँ पे दिया हुआ है ना। कह रहा है यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये अद्वितीय हल का आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्राइटेरिया। यहाँ कह रहा है रेखाओं, 2 रेखा दिया हुआ है आपका कि कह रहा है कितने हल हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे, क्या है a1 2 है बटा a2 में 4 है, भागा दीजिए हो गया 1 बटा 2। फिर निकालेंगे यहाँ पे b1 बटा b2, b1 यहाँ पे 3 है और b2 यहाँ पे 6 है, 3 से 6 को भाग दिए 2 आया, यहाँ पे हो गया 1 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे फैसला किए तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर आ गया, तो ये फैसला हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। अब हमको चाहिए c1 बटा c2, और c1 देखिए बराबर में 5 दिया हुआ है, तो इस 5 को बाएं तरफ करेंगे तो -5 होगा, तो c1 -5 है। यहाँ पे बराबर में 15 है, तो इसको अगर बाएं तरफ करेंगे तो -15 होगा, यानी c2 -15 है। माइनस से माइनस कटा, 5 से 15 कटा 3 बार है, मतलब 1 बटा 3 आया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बना कि a1 बटा a2 ये बराबर है b1 बटा b2 के, बट ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो यहाँ पे ये कैसा होता है, ये आपका समानांतर रेखाओं के लिए होता है, यानी इसके पास कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि रेखिक समीकरण युग्म असंगत हैं, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक है ए। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण युग्म दिया हुआ है आपका, कह रहा है हल क्या है। बार बार कहते हैं इस सब सवालों में क्या कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू को रख ही दीजिए, सोचिए मत, डायरेक्ट वैल्यू को रख दीजिए और आंसर लेके आ जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रखें x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1, तो क्या मिलेगा 5 एकम 5 और -3 गुने -1 +3, 5 3 8 सेटिस्फाई कर गया। इसमें देखिए 3 गुने 1 3 और 2 गुने -1 -2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, पहला नंबर आंसर। देखिए इस तरह के सवालों में ना पहला और दूसरा ज़्यादा चांस रहता है, पहला और दूसरा में से कोई एक आंसर हो जाए। ठीक है, तो पहला दूसरा में ही चेक कर लेते हैं हम और काम हो जाता है। क्यों इतना बार बार सॉल्व करें और इतना मेहनत करें, है ना, टाइम बचाना है हम लोग को, तो क्यों इतना मेहनत करें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है कहलाता है असंगत। ठीक है, असंगत कहलाता है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है समीकरण युग्म x + y = 7 है और x - y = 1 है। कह रहा है इसका हल क्या होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 7 होगा, दोनों घटाइए 1 होगा, ख़त्म, सोचना ही नहीं है, क्यों इसको सॉल्व करके बनाए, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण यहाँ पे पूछा जा रहा है कि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या दिखा, कुछ दिखा, यहाँ पे दिख रहा है कि इसको अगर ए नंबर को यहाँ पे ओपन करें तो हुआ x² + 2x + 1 बराबर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर ओपन किया तो a² + 2ab + b² होता है, और इधर यहाँ पे किए तो 2x - 6 हुआ, 2x से 2x कटा, इधर को इसको लाएँ तो x² + 7 = 0, मतलब ये तो द्विघात समीकरण है, पहला नंबर है। दूसरा देखें तो यहाँ हुआ x² + 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4x बराबर, इधर हुआ 2x³ माइनस में 2x, मतलब ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, दिख रहा है कि ये x² कट जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² + kx - 4 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो k का मान क्या होगा। देखिए मूल 4 है, मतलब मूल यहाँ पे रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 3 गुने 4 का स्क्वायर प्लस kx, x के जगह पे तो 4 रखना है ना हम लोग को, तो यहाँ पे हो गया k गुने 4 - 4 बराबर 0। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 और साथ में -4 है और साथ में 4k भी है बराबर 0। यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से हो गया 48 में से 4 गया 44 बचा, यानी 4k बराबर हो जाएगा -44, k बराबर हो गया -44/4, 44 कटा 11 बार में, k हो गया -11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए,
कह रहा वह द्विघात समीकरण जिसके मूल्य 2 - 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा वैसा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका बी। देखिए x² - 4 = 0 को अगर यहाँ पे इसको फैक्टर करें तो हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा x + 2 = 0, यानी x यहाँ पे 2 हुआ, एक -2 हुआ, खत्म बात। ठीक है ना, खत्म बात। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला यहाँ पे सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये कह रहा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। तो मूल की प्रकृति भाई विविध कर ही बताएगा, यानी b² - 4ac ही बताएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो a यहाँ पे 4 है, b यहाँ पे 4 है, c यहाँ पे 1 है ना। b² - 4 से निकालते हैं, क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पे 4 हुआ, c की जगह पे 1 हुआ, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, मतलब d यहाँ पे 0 हो गया, d यहाँ पे 0 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि जो आपका मूल होगा वो वास्तविक होगा और बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0, क्या इसका विविधकर होगा, मतलब क्या होगा पूछा जा रहा है। तो विविध का फॉर्मूला फिर से वही b² - 4ac, यहाँ पे a 2 है, b यहाँ पे -4 है और c यहाँ पे 3 है। देखिए अगर यहाँ पे रखें p का वैल्यू तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे c की बात करें तो c यहाँ पे 3 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 3 24, 16 में से 24 गया तो -8 आया, डी हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 19, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + 1 = 0 के समान मूल है तो a क्या होगा। तो a बताना है हम लोग को क्या होगा, समान मूल है मतलब जो d होगा वो 0 होगा, मतलब a यहाँ पे a ही है, b यहाँ पे -4 है, c यहाँ पे 1 है। पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, यानी b² - 4ac = 0 है, तो b की जगह पे -4 हो गया, स्क्वायर -4 गुने a की जगह पे a है, c की जगह पे 1 है, बराबर 0, बराबर यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुने a 4a = 0, 4a को उधर भेजते हैं तो 16 बराबर हो गया 4a, यानी a बराबर हो गया 16/4, 4 से 16 कटा 4 बार में, यानी 4 यहाँ पे आ गया a, ऑप्शन डी, a का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भाई कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक, कह रहा है इसका मूल ज्ञात करना है, मूल यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए x² - 3x + 2 = 0 है। अब यहाँ पे इसको तोड़ें अगर बीच वाले को तो ये टूटा -2x - x + 2 = 0। समझ आ रहा है ना, 2 को ऐसे तोड़ना है कि भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये -3 बन जाए, तो नहीं लग रहा कि 2 को अगर -2 और -1 में तोड़ें तो यहाँ पे इसका एडिशन करने पे हो जाएगा -3, खत्म बात, तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर x कॉमन लिए तो यहाँ x - 2 बचा, और इन दोनों जगह से -1 कॉमन लिए तो यहाँ भी बचा x - 2। ठीक है, दोनों जगह से अगर x - 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा x - 1 = 0, यानी यहाँ पे दो रूट क्या आया, एक आया x = 2 और एक आया x = 1, है ना। जब x - 2 को 0 से बराबर किए तो x = 2 हो गया, और x - 1 को जब 0 से बराबर किए तो x = 1 हो गया, तो इसका यहाँ पे मूल हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, कह रहा है के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी क्या है। देखिए प्रथम पद तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, समझा ना, जो पहला पद है वो पहला नंबर जो रहता लिखा हुआ वही हो जाएगा। डी यहाँ पे हो जाएगा कि जो दूसरा पद है उसमें पहला पद घटा दीजिए, यानी 1/2 में 3/2 को घटा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे माइनस में 3, यानी -2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि भाई प्रथम पद 3/2 है और जो सार्व अंतर है वो -1 है। चलिए अगला सवाल आप चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसकी एक एपी दिया हुआ है, इसका 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पे ए देखें तो 10 है, और अगर हम लोग डी देखें तो 7 - 10 यानी -3 है। अब यहाँ पे 30वां पद की बात करें तो ए 30 क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला याद है, ए जोड़
n-1d होता है, यानी ए 30 हो जाएगा a प्लस 29d। ए यहाँ पे 10 है प्लस 29 गुने डी यहाँ पे -3 है, तो यहाँ से हो गया 10 माइनस 29 गुने -3 किए तो ये हो गया माइनस में 87, और यहाँ पे 10 में 87 हटाएं तो हो गया -77। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा पद 27 है। ठीक है, कौन सा पद 27 है। देखिए अगर इस एपी की बात करें तो ए यहाँ पे 5 हो गया, डी की बात करें तो 7 में से 5 घटाएं तो 2 हो गया। मांगा जा रहा 27वां पद। अच्छा, कौन सा पद 27 होगा, तो मान लेंगे कि ए एन ही है, एनवां पद ही है जो 27 है। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा ए प्लस n-1d बराबर 27। ए यहाँ पे 5 है प्लस एन यहाँ पे 27 है, नहीं एन यहाँ पे निकालना है, सॉरी, तो यहाँ पे n-1 गुने डी यहाँ पे 2 है बराबर 27 हो गया। यहाँ से आ गया n-1 गुने 2 बराबर 27 माइनस 5, यानी n-1 गुने 2 बराबर 27 में से 5 का तो 22 आया, यानी यहाँ पे हुआ n-1 बराबर 22/2। 2 से 22 घटा 11 बार में n-1 हो गया 11, यानी n हो गया यहाँ से 12। ठीक है, मतलब 12वां पद जो है वो 27 है। अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल देखिए। चले, यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम 22 पद का योग निकालना है ना। तो इसमें अगर देखें हम लोग, अगर इसमें हम लोग देखें क्या कहते हैं ना, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए तो मिटा लेते हैं। देखिए अगर इसमें हम लोग देखें तो प्रथम पद यहाँ पे क्या दिया हुआ 8, और अगर हम लोग यहाँ पे सारो अंतर निकालें तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 8 यानी -5 हो जाएगा। और प्रथम 22 पद का योग चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला याद है, यहाँ पे हो जाएगा n/2, 2a प्लस में n-1 गुने डी। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर निकालें s22 मतलब हो जाएगा 22/2 गुने 2 गुने एक जगह पे यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर प्लस n-1d, तो यहाँ से हो जाएगा 22 में से 1 गया तो 21 बचा, यानी 21 गुने -5 हो जाएगा। ठीक है ना, -5 हो जाएगा। चलिए यहाँ से कितना हो गया, 2 से 22 घटा 11 बार में, यानी यहाँ हुआ 11 गुने 8 दूनी 16, और माइनस में हो जाएगा 21 गुने 5, यहाँ से हो गया 21 बचे 105, यानी यहाँ पे हो गया 11 गुने 16 में 105 घटाएं तो यहाँ पे हो गया माइनस का 85, हाँ 85 नहीं, माइनस का यहाँ पे हो गया 89। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइनस का 89, और जब 89 और 11 को गुना किए तो यहाँ पे हो गया 9 एकम 9 8 एकम 8, और यहाँ पे हो गया 9 एकम 9 8 एकम 8, यहाँ पे 9 8 9 8 17 के साथ, और 8 एक यहाँ पे हो गया 9, यानी यहाँ पे हो गया -979। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं, है ना, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, समानुपाती हो। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे आकृति को देखना है, और यहाँ पे कह रहा है कि AD 1 है, DB 1.5 है, AE 2 है, और EC यहाँ पे है 4। तो क्या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो AD/DB निकालते हैं। AD/DB कितना हो रहा है, 1/1.5, यहाँ पे उस बिंदी के ऊपर किए तो 10/15 हुआ, यानी 1 5 से कटा 5 2 5 3 2/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर निकालें AE/EC, AE/EC निकालें तो यहाँ से क्या हो गया, AE 2 है, EC 4 है, ये कटा एक बार 2 बार में, यानी यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया 1/2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये पैरेलल वाला कंडीशन तो नहीं होगा। दोनों DE और BC, DE और BC ये भी बराबर नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और D जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, D जो है वो BC पे परपेंडिकुलर भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे D हो गया। अगला सवाल क्या है देखिए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा,
समानुपाती होती है, याद रखिएगा सब चीज़। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि ABC और PQR कौन सा कथन इसमें सत्य है ना। देखिए 3.8 है यहाँ पे 3√3 है और यहाँ पे 6 है। तो देखिए ये दोनों है ना, यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे देखें तो 6 का 2 गुना 12 है, 3√3 का गुना 6 2 गुना यहाँ पे 6√3 है और 3.8 का 2 गुना 7.6 है। मतलब यहाँ पे देखें तो AB का अगर यहाँ पे रेशियो लें आपका RQ के साथ तो बराबर यहाँ पे बराबर हो रहा है ये। BC का जब रेशियो लें हम लोग PQ के साथ और जब हम लोग AC का रेशियो लें PR के साथ तो ये तीनों आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे त्रिभुज अगर ABC लें तो ये समरूप होगा त्रिभुज AB। ठीक है, AB और AB के साथ यहाँ पे अगर देखें तो BC लगा हुआ है, AB के 3.8 वाला के साथ 6 वाला लगा हुआ है। ठीक है, यानी इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे हम लोग का देखें तो यहाँ हो जाएगा 3 RQ हो जाएगा और यहाँ पे QP हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा RQP। ABC के साथ हो जाएगा RQP, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि मान लीजिए ये दोनों जो त्रिभुज है वो यहाँ पे समरूप है तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है। कह रहा है यदि ये इतना है तो BC क्या होगा। देखिए क्या बताए थे पीछे भी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो उसके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो उसके भुजा है ना उसके रेशियो के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ABC के लिए मान लो BC दिया हुआ है और यहाँ पे DEF के लिए EF दिया हुआ है तो ये इसके भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों का एरिया दिया हुआ है कि 64/121 है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 15.5 का स्क्वायर 4 का बटा BC का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पे अगर रूट लगा दें तो क्या हो जाएगा 15.4/BC बराबर होगा यहाँ पे 64 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हो जाएगा 8 और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। यानी BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुना किए तो यहाँ से हो गया 15.4/8 गुने 11। ठीक है, यहाँ से बिंदी हटाएं यहाँ नीचे हुआ 10। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, जो BC आया है वो 154 गुने 11/8 गुने 10 है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे इसको भाग दें तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए कोई ना 4 से भाग देते हैं। ये 4 से भाग दिए तो ये यहाँ पे 154 जो है वो कटा 2 से कटा ये 7 दूनी 14 7 दूनी 14 77 हो गया। ठीक है, चलिए यानी ऊपर आ गया यहाँ पे 77 × 11/40। बड़ा गंदा सा नंबर आ रहा है ना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है दशमलव में ही, ये दशमलव में ही गुना दिया हुआ है मतलब। तो यहाँ पे अगर देखें ये हो गया 11, ऊपर लिखने में गलती किए हैं क्या, लिखने में आई थिंक गलती किए हैं है ना, क्योंकि BC तो निकालना था। एक सेकेंड यहाँ पे गलती किए हैं, रखने में वैल्यू को ही रखने में गलती किए हैं, यहाँ पे वैल्यू को रखने में ही गलती की है। वही सोचिए इतना गंदा क्यों आ रहा है, वैल्यू को रखने में ही गलती की है। यहाँ पे हो जाएगा BC/EF दिया हुआ था ना 15.4 तो उसको उल्टा दिए थे हम, गलती से यही हुआ था। अब यहाँ हो जाएगा BC/15.4 बराबर होगा वर्गमूल 64/121 का वर्गमूल के, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। मतलब BC ऐसे क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुना कीजिए, BC हो गया 8 गुने 15.4/11। ठीक है, चलिए इसको उड़ाएं, यहाँ पे हो गया 10। अब 11 से 154, 11 एकम 11 और 11 चौके 44। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे 14 गुने 8 किए 14 गुने 8 किए तो यहाँ पे हुआ 112 बटा यहाँ पे नीचे 10 है, यानी यहाँ पे हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, 29 का ए हो गया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्षलंब की लंबाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये
मान लीजिए आपको मान क्या दिया ही है, ये 20 20 20 है, तो अगर यहाँ पे डालना है त्रिशलम तो ये 10 में कटेगा, ठीक है। और इसी का दूरी निकालना है, तो नहीं लग रहा कि इसको मान लें अगर एच, तो एच हो जाएगा देखिए रूट में 20 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री होता है। तो अगर नामकरण करें ए बी सी में, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा, और समकोण में आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा यहाँ से 20 स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 400 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, यानी यहाँ पे कितना हो गया 300। यानी अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने रूट में 100, और रूट में 3 रहने देते हैं, और 100 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 10 हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया 10√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए। तो यहाँ पे 30 का हो गया ए, है ना। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए, और कैसे बनता है ये भी देख लिए, ठीक है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है, और आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम देना है ताकि आप लोगों का मार्क्स अच्छा आए, है ना। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।